हे गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज कॉर्नर। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो यार, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 11th जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसकी पहली बुक का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। राइट। तो जिन बच्चों ने क्लास 11th में ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ली है और पहली बार स्पेशली जब पोल की एनसीईआरटी उठाई होगी, तो आधे बच्चों के तो तोते वैसे ही उड़ गए होंगे। बिकॉज क्लास 9-10 तक बच्चे जो हम एनसीईआरटी पढ़ के आते थे सोशल साइंसेज की, दैट वर मच मोर सिंप्लीफाइड। वहां पे हर एक टॉपिक को 2 से 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके पढ़ाया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि एक एक टॉपिक को 3-3 4-4 पेजेस तक एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है, और वो भी पूरा पैराग्राफ्स के फॉर्म में, कोई भी उनके बीच में क्लियर कट डिफरेंशिएशन दिया ही नहीं हुआ है। राइट। तो अब बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि टॉपिक हमारा किधर शुरू हुआ था और किधर खत्म हुआ था, ठीक है। और यही हम अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम रेफरेंसेस की तरफ चले जाते हैं। हम मोटी मोटी रेफरेंसेस ले आते हैं जिसमें से हम 5-5 6-6 टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ रहे होते हैं जो रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी गलती है जो सबसे पहले नोट कर लो अपनी कॉपी पेन लेके कि रेफरेंसेस नहीं यूज करनी है। अब इसके पीछे का एक और सबसे बड़ा रीजन है, दैट इज कि क्लास 12th का जो हमारा पेपर है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी से आता है, और जो सीयूईटी का 90 to 95% पेपर है वो भी पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आता है। तो अगर आप क्लास 11th में ही एनसीईआरटी को अपना बेस बना के पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो क्लास 12th में आपके लिए बहुत मेजर प्लस पॉइंट होने वाला है, ठीक है। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि दीदी तो कंफ्यूज कर रही है, बोलती है कि एनसीईआरटी अच्छी नहीं है, एनसीईआरटी पैराग्राफ में डेटा है, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, रेफरेंसेस को पढ़ना नहीं है, अब पढ़े तो पढ़े कैसे। राइट। तो इस सब का सोल्यूशन है तुम्हारी ये पॉलिटिकल साइंस की सीरीज, ठीक है। इस सीरीज को लाने का पीछे का मेन रीजन ही यही था, बिकॉज मेरे को पता है कि जब बच्चा एनसीईआरटी पहली बार उठाता है ना, उसको समझ ही नहीं आता है, ठीक है, और फिर वो इधर उधर दूसरे रिसोर्सेज को देखने के लिए भागता है। राइट। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस कि एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ अगर तुमको सही तरीके से पढ़ने आती है तो, ठीक है। अब क्या करने वाले यार, इस सीरीज के अंदर मैंने खुद पर्सनली बैठ करके नोट्स और पीपीटी प्रिपेयर किया है, प्रॉपर टाइम लगाया है, ठीक है। अब नोट्स जो है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो सब तुम्हें इस नोट्स में मिल जाएंगे, और बेनिफिट क्या है कि सारा डेटा पॉइंटर्स की फॉर्मेट में है, ठीक है। पहले आपकी एक मेन हेडिंग होगी, उसके नीचे फिर आपके टॉपिक्स होंगे, और फिर उसके नीचे कुछ और सब टॉपिक्स और पॉइंटर्स की फॉर्म में मिलेंगे। लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ और तुम्हारी एनसीईआरटी बिल्कुल चमक जाएगी इधर से, ठीक है। आप नोट्स मिलेंगे किधर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस यार आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम अगेन वही है, ह्यूमैनिटीज_कॉर्नर, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दूंगी टेलीग्राम चैनल का, और वहां पे आप पर्सनली भी मेरे से कनेक्ट करके कोई भी क्वेश्चन सवाल जवाब कर सकते हो, आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा, ठीक है। सॉर्ट हो गया। एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, इन नोट्स से पढ़नी है। आप इन नोट्स को पढ़ो, वीडियो को देखो, उसके बाद जाकर के एक एनसीईआरटी की रीड मार लो, तुमको ऐसे चुटकियों में समझ आ जाएगा सब कुछ कि एनसीईआरटी में लिखा क्या हुआ है, ठीक है। ये गारंटी मैं दे सकती हूँ। बाकी वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स में अपने रिव्यूज जरूर देना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान को पढ़ना है। संविधान होता क्या है, वाई हमें क्यों चाहिए, एंड हाउ कैसे बनाया गया, ठीक है। तो ये 3 मेजर टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। ये देखो पॉइंटर्स में इस तरीके से नोट्स को बनाया गया है। एक मेजर हेडिंग है, उसके नीचे हेडिंग है, उसके 2-2 3-3 पॉइंटर्स है, ठीक है। आप डायरेक्टली तुम इन पॉइंटर्स को अपनी आंसर राइटिंग के अंदर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उठाओ, लर्न करो, अच्छे से समझो, और अपने आंसर्स में भी चिपका दो इनको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अब काफी बच्चों को नहीं पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी छोटू सी डेफिनेशन है, दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड regulations through which a country is governed, राइट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है बच्चे, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं कि किस तरीके से एक देश को चलाया जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे आपके स्कूल्स होते हैं, स्कूल का एक टाइमिंग है, कितने बजे खुलेगा, इतने बजे क्लासेस होगी, इतने लेक्चर्स होंगे, इतने बजे लंच टाइम होगा, टीचर्स का अलग से स्केड्यूल होता है, बच्चों का एक अलग से टाइम टेबल होता है, राइट। तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि किस तरीके से डेकोरम मेंटेन करके रखा जा सकता है, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली देश को चलाने के लिए जो हम डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज करते हैं, वो कहां पे लिखी गई है बच्चे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, ठीक है। अब काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ओरल भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में रिटर्न ही होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का भी रिटर्न ही है, ठीक है। सो ये होगा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। अब चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, क्यों चाहिए। सबसे बेसिक सा बहुत ही सिंपल सा पॉइंट बताती हूँ जिससे सारे पॉइंट्स तुम्हारे निकल करके आ जाएंगे। एक सेकंड दे दो मेरे को, इरेजर इरेजर। देखो क्या सीन है, इंडिया बच्चे एक डाइवर्स सोसाइटी है ना। यहाँ पे हर धर्म के, हर लैंग्वेज के, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर वाले लोग रहते हैं, राइट। तो अगर
अगर हमारे पास कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, राइट, जैसे एक क्लास होती है, क्लास में डिफरेंट तरीके के बच्चे होते हैं, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई मीडियोकर होता है, कोई बैक बेंचर होता है ना, सबके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि सब साथ में रह करके पढ़ सके। उनको पढ़ा तो एक ही टीचर रही है ना, सबको सेम पढ़ा रही है, ऐसा नहीं है कि टॉपर को कुछ अलग से पढ़ाया जा रहा है या बैक बेंचर को कुछ अलग से, राइट। तो वहां पे क्या है, इक्वालिटी है। तो सिमिलरली जैसे इंडिया जैसी कंट्री जो इतनी ज्यादा डाइवर्स है, जहां पे इतने सारे डिफरेंसेस है, वहां पे कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए जिससे सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, सभी के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए सोसाइटी में। तो इससे क्या होगा, कोई भी डिफरेंसेस नहीं होंगे और लोग साथ में इजीली रह पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट निकल आया कि बेसिक रूल फॉर कोऑर्डिनेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक कुछ बेसिक रूल्स देते हैं जिससे सोसाइटी के अंदर कोऑर्डिनेशन बना रहता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी यहां से निकल आया, सोशल स्टेबिलिटी। अब क्योंकि सब बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, तो कोई भी दंगा फसाद भी नहीं होगा, है ना। अगर भेदभाव होता है तो अनस्टेबिलिटी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब सबके लिए रूल्स बना दिए, सबको बराबर दे दिया, उनके अधिकार उनको दे दिए गए, तो हमारे पास एक ऐसी इन्वायरमेंट निकल करके आ जाएगी जहां पे इंडिविजुअल्स आराम से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ आया। आगे चलते तो बच्चे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है लीगल फाउंडेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये हमें एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी इसमें लिखा हुआ है कि कैसे लॉज बनाए जाएंगे, कैसे रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे, कैसे इलेक्शंस होंगे, राइट, किस तरीके से किसी भी लॉ को अमेंड करना है तो कैसे किया जाएगा। तो जितना भी लीगली एक काम होता है, यानी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं एंड गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज किसमें लिखी हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहां से क्लियर हो जाता है कि पहला तो इसमें सारे हमारे लीगल फ्रेमवर्क, लीगल जो भी एक आउटलाइन मेजर हमको रूल रेगुलेशन वो लिख के दिया गया है। दूसरा, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा डाइवर्स है, तो ये कुछ ऐसे रूल्स बनाता है जिससे सोसाइटी के अंदर मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहे, साथ के साथ लोग पीसफुली को एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलोकेशन ऑफ पावर, राइट। अब कौन डिसाइड करता है कि किसको कितनी पावर मिलेगी, तो ये डिसाइड करता है बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हम क्लास 9-10 में भी पढ़ के आए हैं कि पावर को क्या किया जाता है, एक बैलेंस्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, या तो ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जैसे कि हमारा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, देन जुडिशरी है। ठीक है, उसके बाद हमने लेवल्स में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सबसे पहले आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, राइट। तो ये मेक श्योर करता है कि जो पावर का कंसंट्रेशन है वो किसी सिंगल एंटिटी यानी एक इंसान के हाथ में ना होके उसको इक्वल वे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ताकि कंट्री को स्मूथली रन किया जा सके। ठीक है, तो ये चेक एंड बैलेंसेस के सिस्टम का भी काम करता है, बिकॉज पावर अब किसी एक के हाथ में नहीं है तो मिसयूज नहीं हो सकती, उसको इक्वली डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग हो सके एंड डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगा करके देश को डेवलप किया जा सके। ठीक है, थर्ड है लिमिटिंग गवर्नमेंट पावर। अब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन सारी पावर सरकार को दे देता है, बहुत सारी पावर सिटीजन को भी दी जाती है, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट की पावर के ऊपर लिमिट भी लगाता है ताकि सिटीजंस के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, और उनकी फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ, यानी अगर सिटीजन के किसी भी राइट का वायलेशन होता है तो वो कोर्ट्स के अंदर जा सकता है। अगर सरकार के थ्रू उनके किसी भी राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो कहां जाएगा, कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, गवर्नमेंट को के ऊपर लीगल कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब भी होता है लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एंड अब गवर्नमेंट जो है वो लोगों को अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, राइट। कि अगर कोई भी ऐसा मिसयूज हो रहा है पावर का तो हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, हम कोर्ट्स में जा सकते हैं, पिटीशन लगा सकते हैं, राइट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमें आर्बिटरी एक्शन से बचाता है, यानी गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करके बिना किसी सबूत के बिहाफ पे हमको अरेस्ट नहीं कर सकती है, हमारे राइट्स को वायलेट नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट अकाउंटेबल है कि अगर वो कुछ ऐसा करती है तो उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। ठीक है, जो इंश्योर करता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स डिग्निटी के साथ और ऑटोनॉमी, यानी अपने ओपिनियंस को, अपनी चॉइसेस, अपने डिसीजंस खुद से ले सकते हैं, हमारे पास ये सारे अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, तो दैट इज फुलफिल पीपल्स एस्पिरेशन। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आइडियल्स है, जैसे जस्टिस है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आइडियल्स हैं जो हमें डिग्निटी और सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहने का अधिकार देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कुछ आइडियल्स हैं। अब ये फंडामेंटल आइडेंटिटी वही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें ध्यान में रखा गया था, जिसमें हमारी कलेक्टिव वैल्यूज की, इतनी डाइवर्स सोसाइटी होने के बावजूद भी सब लोग इकट्ठा रह पा रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त। हमारी हिस्ट्री को ध्यान में उस टाइम पे रखा गया था, क्या हमारी कॉमन स्ट्रगल्स है, एंड इसी वजह से आज तक हम पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इसको हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए चाहिए, पहला तो ये लीगल फ्रेमवर्क देता है, सारे रूल्स लॉज रेगुलेशन की किस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन करेगी वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद बेसिक सेट ऑफ रूल्स देता है जिससे मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहता है सोसाइटी में और सिक्योरिटी बरकरार रहती है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ पावर, पावर को डिवाइड करके देता है सो दैट पावर किसी एक जन के हाथ में जाके उसका मिसयूज ना हो, चेक एंड बैलेंसेस होता रहता है और गवर्नमेंट को और भी स्मूथली रन किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा है कि गवर्नमेंट की पावर के ऊपर लिमिटेशन भी है, साथ के साथ सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। इन केस उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो हमारे पास कोर्ट्स है, हम वहां पर के जाकर के अपने राइट्स को दोबारा से रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। फुलफिल पीपल एस्पिरेशन यानी जस्टिस, लिबर्टी, फेटर्निटी, इक्वालिटी जैसे आइडियल्स को हमने अडॉप्ट किया है, जो हमारी जो सेकंड बुक है उसमें हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, जिससे ये इंश्योर करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक इंडिविजुअल डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सोसाइटी में रह सके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं तो बच्चे एक बॉक्स में दिया हुआ था हमें साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया का एग्जांपल, जैसा हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं कलेक्टिव वैल्यूज, हिस्ट्री और विजन को। फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो वहां पे अपार्थाइड था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो जब इनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, आजादी मिल जाती है और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो ये मेक श्योर करते हैं कि उसके अंदर ऐसे स्ट्रिक्ट क्लोज हो कि अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, लोगों के पास एडिक्वेट हाउसिंग हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, साथ के साथ ये नेचर को प्रमोट करने का भी बोलते हैं, राइट। तो ये था। सिमिलरली इंडोनेशिया का अगर हम केस देखते हैं तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि जो भी पुअर बच्चे हैं या डिस्ट्यूट बच्चे हैं जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इंडिया के केस की बात करते हैं तो जैसे हम कॉलोनियल रूल में थे तो जितनी भी हमारी स्ट्रगल हुई, सत्याग्रह हुए, मूवमेंट्स हुए, उन सब में रखा जाता था कि जैसे ही हमको आजादी मिलेगी हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे, वो हमने किया, राइट। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी हमें विजन्स सॉरी आइडियल्स देखने को मिलते हैं, जो जो अप्रोचेस हमने अडॉप्ट किए हैं, डेमोक्रेसी हो गई, इक्वालिटी हो गई, लिबर्टी हो गई, ये सब कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रगल थी उससे निकल करके आई है, जो उस टाइम पे हमें नहीं मिली थी। उन सब की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला गया था किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो यही है एनेबलिंग प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट करते हैं अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बेसिकली हमें यही देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, ठीक है। हमने देख लिया कि जब आजादी मिलती है नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं, तो जो भी पुरानी प्रॉब्लम्स थी उनको फिगर आउट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है, ठीक है। अब हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बनाया, अब डिपेंड करता है, ठीक है। कि हमारे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमिटीज वगैरह बनाई गई थी, उन्होंने ड्राफ्ट किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे। अदरवाइज काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन एक बार नहीं बन पाया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेपाल का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो नेपाल वॉज ए मोनार्की, ठीक है। नेपाल में हमेशा से ही अनस्टेबिलिटी रही है, राइट। नेपाल की अगर हम बात करते हैं 1948 में उन्होंने पहली बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। और 1948 से लेकर 1990 के बीच में 5 बार नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे, ठीक है। बिकॉज हर पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क नहीं बनाया था, राजा नहीं बनाया था, तो वो क्या करता था, सारी पावर अपने हाथ में रख लेता था। अब लोग प्रोटेस्ट करते थे, वो कहता था ठीक है थोड़ी सी पावर दे देता था, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना देता था। फिर थोड़े टाइम बाद लोगों को रियलाइज होता था कि नहीं, हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वो फिर से प्रोटेस्ट करते थे, इस तरीके से चलता रहा, ठीक है। तो 1990 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे 1990 से पहले वहां पे पार्टीज में कंपटीशन भी नहीं होता था, एक ही राजा था तो जो आता रहता था। उसके बाद मल्टी पार्टी कंपटीशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। लेकिन अभी भी किंग के पास बहुत सारी पावर्स थी, ठीक है। फिर काफी टाइम तक वहां पे पॉलिटिकल एजिटेशन होते हैं, ठीक है। मेन इशू यही था कि ज्यादा मोनार्की का बहुत ज्यादा कंट्रोल था, उसी की डोमिनेंस बनी रहती थी। कुछ जो ग्रुप्स थे वो चाहते थे कि मोनार्की को कंप्लीटली अबॉलिश कर देना चाहिए, ठीक है। वहीं कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, मोनार्की रहनी चाहिए। तो डिफरेंट ओपिनियंस थे, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ चलता रहता है। फिर क्या होता है, 2008 के अंदर जो नेपाल है वो मोनार्की से एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। उसके बाद दोबारा से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है 2015 के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद भी यहाँ पे अनस्टेबिलिटी रही है। 2015 के बाद ऐसा नहीं रहा कि शांत हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है, किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन है या नहीं। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि 2-2.5 साल के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ था और हमने हजारों कॉन्स्टिट्यूशन खंगाले थे और उनमें से जो जो बेस्ट था हमारी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उन सब आइडियल्स को डाला गया था, ठीक है। तो हमें ग्रेटफुल है एक्चुअली में जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कि वो इतना स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर बनाया गया था कि उसमें हर एक चीज का सोल्यूशन लिखा हुआ है, कैसे लॉज बनेंगे, कैसे उनको अमेंड किया जाएगा, क्या क्या पावर्स हैं सरकार के हाथों में, बहुत सारी चीजें उसके अंदर लिखी गई है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट दिस टॉपिक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक है हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हमारे यहाँ पे भाई है कि पावर को ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है। लेजिस्लेचर यानी जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी यानी जो जस्टिस देखती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसके अलावा काफी सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज भी है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती
है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने का इस तरीके से मेन मकसद हमारा ये था कि किसी भी सिंगल इंस्टीट्यूशन को हम ज्यादा पावर ना दे दे। सो पावर को इस तरीके से इक्वली डिवाइड कर दिया कि एक तो पावर का मिसयूज ना हो, है ना। तो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है चेक एंड बैलेंस। अब जो ये इंस्टीट्यूशन हमने डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन कर दिए, ये एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं और एक दूसरे के ऊपर नजर गड़ा करके रखते हैं कि जैसे ये गलती करेगा मैं इसके खिलाफ प्रदर्शन करूंगा। ठीक है, हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास खुद के पास राइट्स है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी पावर का मिसयूज कर रही है, हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन, हम गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं कि कैसा पैसा कहाँ खर्च किया गया। राइट, हमारे पास हम रिट्स फाइल कर सॉरी पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट्स के अंदर। राइट, तो हमारे पास बहुत सारे राइट्स, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर रूलिंग पार्टी कोई भी गलत ऐसा लॉ लेके आती है, एक्ट लेके आती है, तो डेफिनेटली उनके पास राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है पावर का और स्पेशली ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये एक चेक एंड बैलेंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रखता है। अब सरकारें डर में रहती हैं कि अगर हमने कोई भी मिसयूज किया पावर का, तो डेफिनेटली हम क्या है, लोगों को अकाउंटेबल हैं, लोगों को हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, पावर के अब्यूज को प्रिवेंट किया जाता है, मिसयूज को प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, एंड इवेंचुअली इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, थर्ड आते हैं बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब क्या होता है, काफी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं या तो वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, ठीक है, काफी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। अब रिजिड है तो उसके अंदर चेंजेस कर पाना बहुत पॉसिबल नहीं है, उनमें लॉज इतने स्ट्रिक्ट है कि आप लॉज को अमेंड ही नहीं कर सकते। राइट, फ्लेक्सिबल की अगर हम बात करें, अगर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो वहां पे हमेशा अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वहां पे हमेशा दंगे देखने को मिलेंगे, जैसे नेपाल का केस था। राइट, तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, ताकि देखो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है, आज से 170 सालों पहले एक डिफरेंट सिचुएशन थी, कंडीशन थी, आज कंप्लीटली डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उस टाइम पे कुछ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे, 370 लगा भी दिया तो उसको हटाने के राइट्स थे हमारे पास, जो हमने हटाया 2019 के अंदर। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिनको इजीली अमेंड किया जा सकता है, बिकॉज चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर ओवरली रिजिड या ओवरली फ्लेक्सिबल अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वहां पे स्टेबिलिटी नहीं होगी और वहां पे हमेशा लोगों को खतरा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ कोर वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं, तो जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनकी कुछ कोर वैल्यूज होते हैं। राइट, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, हमारी कोर वैल्यूज है कि इक्वालिटी, डिस्पाइट द फैक्ट कि कौन किस रिलीजन से है, कौन कैसा है, कौन किस कलर का है, हमने सबको इक्वल राइट्स दिए हुए हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी हुई है। लिबर्टी, हर कोई फ्री है कि जिसको जो करना है करो, कोई किसी के ऊपर इंटरवीन नहीं कर सकता। राइट, ये सारी चीजें दी गई है। तो जो कोर वैल्यूज होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं या जो भी हमारी रूलिंग पार्टी है, उसको भी मेक श्योर करना होगा कि सोसाइटी के अंदर जो भी नीड्स हैं वो चेंज हो रही है, उनको हमें अडाप्ट करना होगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। यानी जो हमारी फ्रीडम है, जो लोगों के पास राइट्स हैं, वो भी बरकरार रहने चाहिए, साथ के साथ जो भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग नए लॉज लाने हैं, नए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाने हैं, वो भी लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी एंड रिलेवेंस ओवर टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा गया है ई के अंदर लिविंग डॉक्यूमेंट कॉन्सेप्ट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, बिकॉज बहुत सालों पहले बना था, अभी तक बिल्कुल स्मूथली रन कर रहा है। ठीक है, एज सच हमें कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसके अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ना ज्यादा रिजिड है, हमें अलाउ करता है कि हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अपनी लिमिट्स में रह करके, ताकि उसका रेलेवेंस मेंटेन रहे। जो कोर हमारे आइडियल्स थे उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि प्रिवेंट करता है कि कोई भी सिंगल एंटिटी सारी पावर को नहीं ले सकती, पावर का हमारे पास यहाँ पे डिवीजन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। राइट, जो सालों साल तक चलता आ रहा है हमारे साथ। आगे चलते तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। यानी अभी तक हमने पढ़ लिया हाउ, सॉरी सॉरी वाई पढ़ लिया हमने कि क्या रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है, हम सारा पढ़ के आ चुके हैं कि बेसिक सेट ऑफ रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, मिनिमल कोऑर्डिनेशन देता है, पीस को प्रमोट करके रखता है, पावर को डिवाइड करता है, फिर उसके बाद पावर के ऊपर लिमिट्स भी लगाई गई है ताकि सिटीजन्स के राइट और फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि नेपाल का केस हमने डिस्कस किया कि कैसे अनस्टेबिलिटी, अगर पावर एक हाथ में रही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो वो भी सक्सेसफुल नहीं है, तो मेक श्योर करना होता है कि हमें एक बैलेंस डिविजन करना है पावर का। ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ना ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना ज्यादा रिजिड होना चाहिए। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कौन से ऐसे आइडियल्स थे जिसकी वजह से आज तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना लॉन्ग रनिंग है और उसको क्यों एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं हाउ कि बना कैसे था। ठीक है, हाउ की बात करते हैं, बुकिश पार्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं थोड़ा सा तुमको समझा देती हूँ। देखो क्या था, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कंट्रोल करते थे, यानी जब ब्रिटिश इंडिया जो थी
उसके अंदर कैसे सरकार बनी हुई थी, उसके अंदर जो पॉलिटिकल सेटअप था उसको दो तरीके से बांटा गया था। एक था हमारा प्रोविंसेस। प्रोविंसेस यार वो एरिया थे जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे, और दूसरे थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स, यानी यहाँ पे इनडायरेक्टली रूल किया करते थे, यहाँ पे राजा के ही राज होते थे। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारा स्ट्रक्चर हुआ करता था। राइट, अब क्या हुआ, ऐसा नहीं था कि 1947 में एक रात ब्रिटिशर्स को एक चुल उठी और उन्होंने बोला कि भाई हम जा रहे हैं, टाटा गुड बाय, आज से तुम आजाद हो, देख लो, ऐसा नहीं था। ठीक है, ये इनके जाने की तैयारी ना सालों पहले स्टार्ट हो गई थी, 1943-44 के अराउंड स्टार्ट हो गया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था कि ब्रिटिशर्स जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब ऐसा इतने साल पहले क्यों बता दिया गया था, सो दैट ब्रिटिश इंडिया में जो पावर अब सारी ब्रिटिशर्स के हाथ में है। राइट, तो अब एक वहां पे नई गवर्नमेंट, जो कॉलोनीज होती थी उनके पास ही ये ड्यूटी होती थी कि जब आप अपनी कॉलोनी को छोड़ के जा रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि वहां पे आप एक नई सरकार सेटअप करवा के जाओ, उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से रूलिंग सेटअप बनवा करके जाओ। तो ये सारी चीजें तो 3-4 साल तो लगेंगे। ठीक है, तो 1943-44 के अराउंड क्या होता है, ब्रिटिशर जो होते हैं वही एक प्लान सजेस्ट करते हैं, कैबिनेट कमिटी उनकी होती है, उनकी जो ब्रिटिशर्स की कमेटी होती है वो सजेस्ट करती है कि एक कैबिनेट मिशन जिसको बोला जाता है, कि आप क्या कीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज कुछ टाइम बाद आपको आजादी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये कब बनता है, 1943 या 44, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। ठीक है, अब इसमें बनाता कौन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब क्या था, ब्रिटिशर्स नहीं थे एज सच, ब्रिटिशर्स ने तो सजेस्ट कर दिया था। राइट, अब जो मेंबर्स होने वाले थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था वो इंडियन होने वाले थे। राइट, यानी इंडियन सॉर्जिन के होने वाले थे, इंडियन नेशन के। ठीक है, तो अब ये कहां से आने थे, ये इन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में से आने थे। ठीक है, ये जो सेटअप है अभी तक ये ब्रिटिशर्स का ही है, ये जैसे चला रहे थे वैसे ही चला रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे प्रोविंसेस में, जो जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे, या जो भी इलेक्टेड उस टाइम पे स्ट्रक्चर होता होगा, जिस तरीके से आज के टाइम पे एमएलए एमपी होते हैं, पहले भी ऐसे ही कुछ हुआ करता था, तो वो सब इलेक्टेड होते थे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी होता था। तो इस कमिटी को बनाने के लिए क्या किया गया कि जितने भी प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट किया गया। राइट, कि हर एरिया से, अब प्रोविंसेस इंडिया तो बहुत बड़ी है, कि हर एरिया से रिप्रेजेंटेटिव आएगा, अपने एरिया की प्रॉब्लम को बताएगा, और फिर उस बेसिस पे हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम उस एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें ऑल ओवर द इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को लिया गया था। ठीक है, अब ये बनी कब थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 1943-44 के आसपास बनी थी, जब तो इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था। लेकिन 1947 में जब पार्टीशन होता है तो काफी सारे चेंजेस आते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। अब जो मेंबर्स थे वो कैसे इलेक्ट किए गए थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे, किससे, प्रोविजनल जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती थी उनसे। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट अगर हम देखते हैं तो सीट्स को पॉपुलेशन के बेसिस पे एलोकेट किया गया था। जो प्रोविंसेस थे उनको 292 सीट्स दी गई थी, यानी 292 रिप्रेजेंटेटिव्स थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से। ठीक है, सिमिलरली प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स दी गई थी। ठीक है, अब जो सीट्स थी वो मेजरली हमारी 3 कम्युनिटीज में थी, उसमें मुस्लिम भी थे, सिख्स भी थे, और जो हमारी जनरल मेजर पॉपुलेशन थी, हिंदू पॉपुलेशन थी, वो भी थी। ठीक है, अब जितनी भी जो कम्युनिटी थी, अब यहाँ से भी तो डिसाइड किया जाएगा ना एक प्रोविंस के अंदर कितने सारे लोग होते हैं, तो वो क्या हुआ था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वहां से जो एक, सपोज ये वाली एक प्रोविजनल असेंबली है, ये एक प्रोविजनल असेंबली है। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं ये वोटिंग करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमारी तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, सिमिलरली यहाँ से डिसाइड किया जाएगा। तो ऐसे 292 प्रोविंसेस से मेंबर लाए गए थे और 93 स्टेट प्रिंसली स्टेट्स से लाए गए थे। ठीक है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद रखो। क्या याद रखना है कि एक थी हमारी ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के अंदर क्या था, इधर था हमारा प्रोविंसेस और इधर था हमारा प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, अब प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट वो सेटअप था जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे एग्जिस्ट किया करता था, जहां से सरकारों को चलाया जाता था या फिर कंट्री को गवर्न किया जाता था। तो यहां से रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए गए थे, 292 इधर से थे और आई गेस 92 इधर से थे। राइट, सॉरी 93 इधर से थे। ठीक है, ये लोग आए थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया था। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन अगर हम देखते हैं, पार्टीशन हो जाता है 1947 में, पहले टोटल इतने मेंबर्स थे, उसके बाद असेंबली का साइज सिर्फ 299 मेंबर रह गया था, यानी जो पाकिस्तान के अंदर जो एरिया चला गया उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे अब वो चले गए, उनकी एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। ठीक है, तो हमारा इसके बाद एडजस्टमेंट हुआ है, थोड़े से रिफॉर्म्स आए हैं। ठीक है, अब अडॉप्शन एंड साइनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। 284 मेंबर्स वर प्रेजेंट जिन्होंने इसको साइन किया था, कब, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950। दो इंपॉर्टेंट डेट है, हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो दैट इज रेजिलेंस एडमिस्ट वायलेंस। अब क्योंकि पार्टीशन हो गया था, असेंबली तो 1943-44 के आसपास बन गई है, ठीक है, 3-4 साल के, 2.5 से 3 आई गेस 2.5 साल के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था प्रॉपरली, ठीक है। तो जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, इतना प्रेशर था, इतने दंगे चल रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, पार्टीशन के अंदर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या चल रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने अपना काम पूरी मेहनत से और शिद्दत से किया था, ठीक है। इन्होंने एम किया था कि जो माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज यहाँ पे रह गई है, सिख्स रह गए या फिर आपके मुस्लिम हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, उनको भी राइट्स दिए जाए डिस्पाइट द फैक्ट कि वो किस रिलीजन से बिलोंग किए जाते हैं। तो यहीं से हमारा इक्वालिटी का आइडियल हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन असेंबली में देखते हैं, तो असेंबली के अंदर ऑल्दो नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफरेज, एफर्ट्स किए गए थे, हमने पढ़ा ना कि 292 मेंबर्स डिफरेंट प्रिंसली प्रोविंसेस से आए थे और 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से आए थे। तो मेक श्योर किया गया था कि पूरी जो कंट्री है उसमें हर एरिया से एक बंदा आ सके जो अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। मेंबर्स थे, सारे रिलीजन के मेंबर्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के भी 28 मेंबर्स इंक्लूड किए गए थे। अब जो कांग्रेस पार्टी थी उसी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिली थी, बिकॉज उस टाइम पे और ज्यादा पार्टीज ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस में नहीं थी, लेकिन हमें डाइवर्स ओपिनियंस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखने को मिले हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन हमने देखा, 2 से 2.5 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो असेंबली में हर एक चीज के ऊपर डिबेट हुआ था कि कैसी गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट्री होगी, प्रेसिडेंशियल होगी, क्या रिलेशनशिप होगा सेंटर स्टेट का, सेंटर को कुछ पावर देनी पड़ेगी स्टेट को सो दैट स्टेट स्मूथली फंक्शन कर सके, ठीक है। इसके अलावा जुडिशरी के पास क्या क्या पावर होगी, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर इनके ऊपर डिबेट्स हुए थे प्रॉपरली, एंड उसके बाद एक कंक्लूजन के ऊपर आया गया था, ठीक है। एक नोटेबल एस्पेक्ट थे कुछ जैसे यूनिवर्सल सफरेज हो गया कि वोटिंग राइट्स जो है वो सबको देने हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कौन से रिलीजन कास्ट से बिलोंग करते हैं। इन ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा डिबेट नहीं हुए, बिकॉज ऑलमोस्ट सब लोग इस चीज के लिए अग्री करते थे, ठीक है। तो हमें देखने को मिलती है कि असेंबली की बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रही है स्टार्ट डे से कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें यूनिवर्सल डायरेक्ट फ्रेंचाइज चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर पे आते हैं, तो प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी 8 कमिटीज बनाई गई थी जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया था, ठीक है। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या बी आर अम्बेडकर इन कमिटीज को लीड कर रहे होते थे, ठीक है। मेजर एम्फेसिस था कि आप डिबेट करो लेकिन उसके बाद एक कॉमन कंसेंसस पे आओ सो दैट काम को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, ठीक है। सेशंस जो थे वो प्रेस और पब्लिक के लिए भी ओपन थे, ठीक है। तो हर तरीके के लोग का हमें यहाँ पे ओपिनियन देखने को मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करते वक्त, ठीक है। आगे चलते हैं, इनहेरिटेंस फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो ज्यादातर जो हमारे आइडियल्स थे, राइट, जब हमारी बताया मैंने पहले भी कि सत्याग्रह होते थे, स्ट्रगल्स होते थे, उनमें जो हमारे नेता थे मेन, वो कहते थे कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो हम डेमोक्रेसी लाएंगे, हम इक्वालिटी लाएंगे, हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाएंगे। तो वो सारी इनहेरिटेड जो वैल्यूज है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है, ठीक है। फंडामेंटल कमिटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था 1946 में जो पंडित नेहरू ने प्रपोज किया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में थी कि हम इक्वालिटी को अडॉप्ट करेंगे, लिबर्टी को अडॉप्ट करेंगे, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे और सॉर्जिनिटी को भी अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी उनमें जो प्रोमिसेस किए गए थे उनको पूरे तरीके से फुलफिल किया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई तब, ठीक है। मेजर पॉइंट्स जो थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के वही थे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉर्जिन रिपब्लिक बनेगी, ठीक है। इसके अलावा ये टेरिटरीज और इंडियन स्टेट्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। जो हाँ प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया था वो सब हमें क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है। बाकी टेरिटरीज जो बनाई जाएगी उनके पास भी पावर होंगी, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फंक्शन कर सकेंगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट था कि जो पावर है और जो अथॉरिटी है ऑफ सॉर्जन एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि लोगों के पास उनके राइट्स होंगे, उनको जस्टिस दिया जाएगा, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, यानी सब समान होंगे लॉ की नज़रों में। फंडामेंटल फ्रीडम दी जाएगी आपको, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं यही था। इसके साथ जो माइनॉरिटीज़ है, बैकवर्ड कास्ट है, उनको भी प्रॉपर एडिक्वेट शेयर दिया जाएगा, पॉलिटिकल पावर में भी उनको कुछ स्पेशल राइट्स भी दिए जाएंगे, बिकॉज ये थोड़े डिसएडवांटेज सेक्शन थे जिनको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था कॉलोनियल रूल में और उसके बाद भी, ठीक है। तो यही मेन था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे के आइडियल्स, जिनके ऊपर जो सारे नेता थे वो अग्री करते थे कि ये सब चीजें तो होंगी ही होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमने एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है जिसमें 2 हाउस है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ठीक है। आगे जब हमारे चैप्टर्स आएंगे उनमें हम 1 बाय 1 डिटेल में इन सब चीजों को पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है, यानी पहले हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट को भी हमने 1992 में अडॉप्ट कर लिया था,
ठीक है। तो जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट ब्रांचेस के साथ साथ डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, ऐसा नहीं था कि हमने सब कुछ अपने आप ही कर लिया था, हमने बहुत सारी जो डिफरेंट कंट्रीज थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, उनकी कॉपीज लाए कि वहां पे क्या क्या है, उनसे जो इंडियन सर्कमस्टांसेस में जो बेस्ट सूट होते थे, जो आइडियल्स या जो भी ऐसे लीगल फ्रेमवर्क्स थे वो हमने अडेप्ट किए, ठीक है। नॉट ब्लाइंड इमिटेशन, अब ऐसा नहीं था कि हम एवं आंख मीच करके जो भी हमको अच्छा लग रहा है वो सब अडॉप्ट करते जा रहे हैं। जो भी प्रोविजंस हमने अडॉप्ट किए उनके ऊपर डिबेट किया गया और फिर उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो बेस्ट सूटेड था उसी को ही अडॉप्ट किया गया। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम देखते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो हमारा इलेक्शन है एफपीटीपी, आगे हम चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, पहले आओ पहले पाओ, जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो जीत जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रूल ऑफ लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। स्पीकर का जो रोल है, लोकसभा के जो स्पीकर की पोजीशन है वो हमने यहाँ से ली है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन फोर श्योर बनते हैं, तो इनको ध्यान रखो, ठीक है। सिमिलरली एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपीज ली है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फेटर्निटी के प्रिंसिपल्स को लिया है। यूएसए से अगर हम बात करें, फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं वो हमने लिया है। साथ के साथ हमने जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो लिया है वो भी हमने यूएस से देख करके लिया है। यानी इंस्पायर हो गया, हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अच्छे से पढ़ा, फिगर आउट किया, फिर जो जो अच्छे आइडियल्स थे, जो बेस्ट सूटेड थे उनको लिया। सिमिलरली कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया है। इसके अलावा रेजिडल पावर के कॉन्सेप्ट को भी हमने इधर से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन देते हैं तो हमें एक वाइज प्लानिंग देखने को मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, कि इतने सालों पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने टाइम लगाया, डेडिकेटेडली हर चीज के ऊपर बहुत डीपली रिसर्च करके उसको बनाया, इसीलिए उसको हम आज तक एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही में, असल मायने में पीपल की विश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यूनिक और एक इन्फ्लुएंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर बाकी कंट्रीज ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका ने, ठीक है। पर्पज ऑफ लॉन्ग डिस्कशन, जो टॉक्स थी वो काफी सालों तक करी गई, 2 से 2.5 साल के अंदर बना था, टू मेक श्योर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की नीड्स को और एस्पिरेशंस को फुलफिल कर पाए। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। तो पहले हमने पढ़ना था कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक सेट का रूल है जो हमें एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स हम बना करके लिख सकते हैं कि बेसिक रूल्स है तो कोऑर्डिनेशन बनाना ईजी हो जाता है, इसके साथ सोशल स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, पावर को डिवाइड कर देता है, जिससे पावर एक हाथ में ना होके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, चेक एंड बैलेंसेस बना रहता है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, ठीक है। इसके अलावा सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर किसी के भी राइट का वॉयलेशन हो रहा है तो वो कोर्ट के पास जा सकता है। गवर्नमेंट के ऊपर लीगल कॉन्स्टेंट्स है, गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जैसे जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, फेटर्निटी हो गया, जिससे हर एक जो इंडिविजुअल है वो डिग्निटी और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। आगे हमने पढ़ा कि एक बैलेंस इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ना ज्यादा रिजिड होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ना ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो हमारी कोर वैल्यूज थी, जो हमने चैलेंजेस थे, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी कॉलोनियल रूल के टाइम, उनको एड्रेस करके सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया और इसीलिए आज को तक इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो हमने देख लिया ब्रिटिश इंडिया था प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड, वहां से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करके क्या बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें ऑन एंड अराउंड हमारी 8 मेजर कमिटीज थी, ठीक है। और बहुत सारे डिबेट्स हुए, लेकिन कुछ आइडियाज थे जिन पे हम फोर श्योर एग्री करते थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिबेट हुआ, डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आए, सबको अपना ओपिनियन देने का अधिकार था, और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निकल करके आया जिसमें ये हमारे बेसिक आइडियल्स है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो हमने एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। हमारे यहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी पावर को लेवल्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यही है कंक्लूजन कि हमारी जो वाइज प्लानिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। आई होप एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।